आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग रो ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, और रो ऑपरेशन जो है वो 3 तरह के होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को मैंने डिटेल में बताया था कि मैट्रिक्स के ऊपर हम 3 तरह के रो ऑपरेशन जो अप्लाई कर सकते हैं। पहला रो ऑपरेशन तो ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर हम रो ऑपरेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, जब हम किसी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करेंगे, उनको नोटेशन जो है वो लिखने का वे या बताने का वे ये है कि आप आर लिख के आपने, और उसके बाद जिन दो रोज़ को अपने आपने आपस में इंटरचेंज किया है, फॉर एग्जांपल किसी मैट्रिक्स की अगर आपने सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया है, तो आर के नीचे आप छोटा सा 2 और 3 लिख देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने सेकंड एंड थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया है। और इन जनरल अगर आप आर आई जे लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि अपनी आईथ रो एंड जेथ रो को जो है आपस में इंटरचेंज किया है किसी मैट्रिक्स की। इन रो को आप जो है वो किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मैट्रिक्स की सेकंड रो को किसी नॉन जीरो नंबर 2, 3, 1/3 या 1/7 या -4 किसी नॉन जीरो नंबर से आप मैट्रिक्स की किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक तरह का रो ऑपरेशन है। लिखने का वे ये है कि आपने जस्ट लिख के बताना है इन जनरल के इंटू आर आई का मतलब ये है कि आपने ith रो को जो है वो नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई किया है। और इन पर्टिकुलर आप देखें तो अगर आप यहाँ आपके पास कहीं ये लिखा हुआ है 3 × R1, इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने पहली रो को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया है। ये तो था सेकंड ऑपरेशन है, किसी रो को जो हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन ये था कि किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे एडिशन का सिंबल लगा हुआ है, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन भी जो है वो कर सकते हैं। तो आर जे प्लस के आर आई, इसका मतलब ये है कि आपने ith रो को के से मल्टीप्लाई किया है, और के से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आया है उसको आपने jth रो में ऐड किया है। और इन पर्टिकुलर अगर इस तरह लिखा हुआ हो R3 + 7 R1, इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट रो को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई किया है। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है आपका, उस आंसर को आपने आर थ्री यानी कि तीसरी रो में जो है वो उसमें ऐड कर दिया है। तो ये भी आपके पास एक तरह का जो है वो रो ऑपरेशन है। तो ये 3 रो ऑपरेशन हैं। मैट्रिक्स की रो को आपस में मैट्रिक्स की किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स की किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स की किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें 3 रो ऑपरेशन हैं, आप लोगों ने हमेशा यूज़ करने हैं जब भी आपको ने क्वेश्चन करने हैं रो ऑपरेशन या कॉलम रो ऑपरेशन से रिलेटेड। कॉलम ऑपरेशन से रिलेटेड भी अगर बात की जाए तब भी इसी तरह के ऑपरेशन ही लगते हैं, लेकिन फिलहाल पहले हम जो है रो ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन पढ़ी थी एशलोन और रिड्यूस एशलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की। वो डेफिनेशन ये बताई थी। फिर आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ हो कि उसमें जितनी भी जीरोज़ हैं या ज़ीरो रोज़ हैं, उसमें जितनी भी ज़ीरो रोज़ हैं वो सारी की सारी एंड पे लिखी हुई हों, जैसे कि यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है। दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, दोनों मैट्रिक्स में जो ज़ीरो रोज़ है एंड पे लिखी हुई हैं, और नॉन ज़ीरो रोज़ जिनमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है वो ज़ीरो रोज़ के ऊपर लिखी हुई हों। पहली बात तो ये हो, और दूसरी बात ये हो कि जब नॉन ज़ीरो रोज़ आप लिखी हुई हैं ऊपर ज़ीरो रोज़ के ऊपर, उनमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है किसी नॉन जीरो रो का, और उसके बाद जो अगली नॉन जीरो रो है उसका जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, पहली जो नॉन जीरो रो है उसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट पहले आना चाहिए, और जो बाद वाली नॉन जीरो रो है उसका नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो बाद में आना चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री in each row is to the right of the first non-zero entry of each of the preceding row। ठीक है, अब इस रो में देखने पहले नॉन जीरो एंट्री जो है वो कहाँ पे है, उस रो में देख ले पहले नॉन जीरो एंट्री जो है वो कहाँ पे है। तो इस रो की जो पहले नॉन जीरो एंट्री है, इससे जो पिछली रो है वो उसकी राइट साइड पे है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी आपके पास नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, और ये भी नॉन जीरो रो है। अब इन तीनों नॉन जीरो में देखें, ये वाली जो पहली नॉन जीरो एंट्री है इससे जो पीछे वाली नॉन जीरो रो थी उसकी राइट साइड पे है। अगर इसकी बात की जाए तो ये वाली जो नॉन जीरो एंट्री है, पहली नॉन जीरो एंट्री जो इससे पिछली वाली नॉन जीरो रो थी उसकी पहली नॉन जीरो एंट्री के राइट साइड पे ही है। तो इस तरह जो है वो कह लें कि जैसे जैसे आप अगली नॉन जीरो रो की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपकी अगली नॉन जीरो रो है उसकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो पहली वाली रो से राइट साइड पे होनी चाहिए या उससे आगे की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह की तरतीब अगर नज़र आ रही है आप लोगों को, और जितनी भी ज़ीरो रोज़ हैं वो क्या आ रही हैं, एंड पे आ रही हैं, नॉन ज़ीरो रोज़ उसके ऊपर हैं। तो इस तरह की जो फॉर्म में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा
उसको हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स की क्या है, एशलोन फॉर्म है। ये दोनों ही मैट्रिक्स जो हैं वो क्या हैं, एशलोन फॉर्म है मैट्रिसेस की, ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि अगर आपकी जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो 1 बन जाए, जैसे यहाँ पे देखें हर नॉन जीरो में पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1 है। यहाँ पे पहली नॉन जीरो एंट्री जो है 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1 बन जाएगा आपकी। और हर नॉन जीरो एंट्री जो 1 है उसके ऊपर नीचे वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो भी 0 बन जाए। तो ऐसी फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा उसको तो रिड्यूस एशलोन फॉर्म कहेंगे मैट्रिक्स की। जो पहला मैट्रिक्स है ये रिड्यूस एशलोन फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहली नॉन जीरो एंट्रीज है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, ये 1 के इक्वल नहीं है। और बिल फर्ज अगर यहाँ पे एक अगर लेके ये 1 के इक्वल अगर इनको कंसिडर कर भी लें, यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 की जगह भी अगर हम यहाँ पे 1 कर लें और 9 की जगह भी यहाँ पे अगर हम 1 कर लें, तो फिर भी ये मैट्रिक्स जो है वो एशलोन फॉर्म नहीं है मैट्रिक्स की। वो इसलिए नहीं है कि जो नॉन जीरो एंट्री है ये वाली 1, इसके तो नीचे वाले 0 हैं सारे के सारे, लेकिन जो दूसरी नॉन जीरो पहली नॉन जीरो एंट्री है जो कि 1 तो है, लेकिन इसका ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। तो रिड्यूस एशलोन फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए कि पहली नॉन जीरो एंट्री जिसको हम पिवट एलिमेंट भी कहते हैं रो का, तो पहली नॉन जीरो एलिमेंट जो है या जो पिवट जो है वो 1 होना चाहिए। उस 1 के ऊपर और नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे का सारे जो है वो 0 होना चाहिए। फिर इस फॉर्म में जो आपको एलिमेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कहते हैं कि वो रिड्यूस एशलोन फॉर्म है मैट्रिक्स की, ठीक है। एन एशलोन मैट्रिक्स इन विच ईच पिवट इज 1, जैसे दोनों मैट्रिक्स क्या थे, एशलोन थे, ठीक है। अब वो वाला एशलोन मैट्रिक्स जिनमें ईच पिवट इज 1, अब ये वाला जो एशलोन वाला मैट्रिक्स है इसमें हर पिवट एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड एवरी अदर एंट्री ऑफ द पिवट कॉलम। पिवट कॉलम को होता है जिस कॉलम में वो पिवट एलिमेंट मौजूद है, जैसे ये वाला पिवट कॉलम है, ये वाला पिवट कॉलम है क्योंकि इसमें पिवट एलिमेंट मौजूद है, ये वाला पिवट कॉलम है क्योंकि इसमें पिवट एलिमेंट मौजूद है। एंड एवरी अदर एंट्री ऑफ द पिवट कॉलम इज 0 इज सेड टू बी इन रो रिड्यूस एशलोन फॉर्म के। रो रिड्यूस एशलोन कब फॉर्म कब बनेगी, जब आपका पिवट एलिमेंट जो है वो 1 हो और पिवट एलिमेंट जिस कॉलम में है उस कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या कहने के पिवट एलिमेंट के ऊपर वो नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, एशलोन फॉर्म है मैट्रिक्स की, लेकिन इनमें फिलहाल ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये वाला, ये आपका जो है वो रिड्यूस एशलोन फॉर्म में है, और जो पहले वाला मैट्रिक्स है ये रिड्यूस एशलोन फॉर्म में नहीं है। अगर पहले मैट्रिक्स को रिड्यूस एशलोन फॉर्म में अगर हमने बनाना है तो 5 की जगह भी हमें 1 बनाना पड़ेगा, ये 9 की जगह भी 1 बनाना पड़ेगा, और उसके अलावा ये जो 2 है इसकी जगह में 0 बनाना पड़ेगा, तब भी ये मैट्रिक्स जो है रिड्यूस एशलोन फॉर्म जो है वो में होगा। अदरवाइज फिलहाल ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे ये वाला, ये आपके पास जस्ट एशलोन फॉर्म है, और ये आपके पास रिड्यूस एशलोन फॉर्म जो है वो नहीं है, ये क्या जस्ट एशलोन फॉर्म है। और ये वाला मैट्रिक्स जो है ये एशलोन फॉर्म भी है आपके पास, और उसके अलावा ये आप मैट्रिक्स जो है आपका रिड्यूस एशलोन फॉर्म भी है, ठीक है। ये दोनों ही हैं। तो ये एग्जांपल एशलोन रिड्यूस एशलोन फॉर्म की। उसके अलावा फर्दर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन करेंगे अपने मैट्रिक्स को, जब गिवन मैट्रिक्स को जब हम एशलोन फॉर्म या रिड्यूस एशलोन फॉर्म में चेंज करेंगे तब आपको और भी जो है वो एशलोन और रिड्यूस एशलोन फॉर्म की डेफिनेशन के बारे में जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन बताया था कि हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल नंबर 18 करनी है, जिसमें ये जो मैंने आपको रो ऑपरेशन बताए थे इनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने गिवन मैट्रिक्स को जो है वो एशलोन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है और या कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब भी कहीं ये वर्ड यूज़ किया होगा रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू एशलोन फॉर्म, इसका मतलब यही होगा कि आप लोगों ने रो ऑपरेशन जो है वो लगाने हैं, और रो ऑपरेशन लगाने के बाद इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है एशलोन फॉर्म में। और ये भी याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हर जब भी रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों ने सॉल्व करते हुए कैलकुलेशन में यहाँ पे जो है वो जैसे यहाँ पे इक्वल इक्वल का सिंबल जो है वो ये वाला सिंबल आप लोगों ने नहीं लगाना। जब भी आप लोगों ने नया मैट्रिक्स लिखना है तो आप लोगों ने ये आर के नीचे जो है वो इक्विवेलेंट का सिंबल लगाना है, जिसका मतलब ये होगा कि आपने मैट्रिक्स लिखा है जो कि गिवन मैट्रिक्स के रो इक्विवेलेंट है। रो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें जो है वो ये वाला मैट्रिक्स मिला है, और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, जस्ट क्या है रो इक्विवेलेंट है हमारे गिवन मैट्रिक्स के। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, इस गिवन मैट्रिक्स ए को जो है वो हम लोगों ने एशलोन फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब एशलोन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो रो ऑपरेशंस का पता होना चाहिए,
और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स जो है उसकी एशलोन फॉर्म जो है वो होती क्या है। अभी अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन रिकॉल करवाई है कि एशलोन फॉर्म ये होती है कि सबसे पहले तो ये देखें कि किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो रोज़ है या नहीं। अगर ज़ीरो रोज़ हैं तो उनको क्या करें, मैट्रिक्स के जो है वो एंड पे ले जाएं। ठीक है, अगर ज़ीरो रोज़ नहीं है तो फिर ये देखें कि जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है किसी भी नॉन ज़ीरो रोज़ की, उसके बाद जो अगली नॉन ज़ीरो रो आएगी उसकी जो नॉन ज़ीरो एंट्री है उस पहली वाली नॉन ज़ीरो एंट्री की पहली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री से आगे ही होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको जो गियर मैट्रिक्स दिया गया है इसमें कोई भी जीरो रोज नहीं है, इसलिए तीनों की तीनों रोज क्या हैं, तीनों की तीनों रोज जो हैं वो नॉन जीरो रोज हैं फिलहाल। ठीक है, अब आप लोगों ने ये देखना है कि पहली नॉन जीरो एंट्री जो है वो हर रो की कहाँ पे आ रही है। जो पहली नॉन जीरो रोज की पहली नॉन जीरो एंट्री भी पहले नंबर पे आ रही है, दूसरी जो नॉन जीरो है उसकी पहली नॉन जीरो एंट्री जो पहले नंबर पे आ रही है, और तीसरी जो नॉन जीरो है इसकी पहली नॉन जीरो एंट्री जो है पहले नंबर पे ही आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए, तो दूसरी नॉन जीरो हो अगर आपने जो रखनी है उसकी जो पहले नॉन जीरो एंट्री है जो उससे पिछली वाली नॉन जीरो एंट्री है उससे आगे होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे होनी चाहिए या फिर यहाँ पे होना चाहिए। होनी उससे आगे ही चाहिए, एक स्टेप भी आगे हो सकती है, दो स्टेप भी आगे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होनी उससे आगे ही चाहिए। उसके बाद जो इस तरह जो तीसरी नॉन जीरो रो है उसका केस भी ऐसा ही है कि उसकी जो पहले नॉन जीरो एंट्री है उससे जो पीछे वाली रो होगी उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री से आगे ही उसकी पहले नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, पिछले वाली सारी एंट्री जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, एक एंड रो को जो है ऊपर जो सबसे ऊपर सबने रखनी है उसकी पहली नॉन जीरो एंट्री पहले नंबर पे रखेंगे, और कोशिश करेंगे जो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो उनको क्या करें हम जीरो बनाएं। उनको जीरो बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जो पहली नॉन जीरो एंट्री अगली रो की है वो पहले नंबर की बजाय फिर क्या हो जाएगी, दूसरे नंबर में जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। अब ये वाला काम हम लोगों ने करना है कि पहली जो रो होगी उसका हमने कोशिश करना है कि पहला एलिमेंट जो है वो अब हम वन बना दें। वन बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उनको ज़ीरो बनाना जो है वो आसान हो जाता है। वो कैसे हो जाता है भी आप कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या किया उन्होंने, R1 और R3 को इंटरचेंज किया है, रो ऑपरेशन वाला जो पहला ऑपरेशन है वो वाला यूज़ किया है। ये आपके पास R3 है और ये आपके पास क्या है R1 है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले ऑपरेशन क्या किया है बाई R13 का क्या मतलब है, उन्होंने पहली रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया है। पहली रो और थर्ड रो को इंटरचेंज जब करेंगे तो ये जो 1 2 और -5 है ये फर्स्ट रो की जगह आ जाएगा, और 6 3 और -4 है ये आपके पास थर्ड रो की जगह आ जाएगी। ये दोनों रोज क्या हो गई आपस में इंटरचेंज हो गई हैं, तो लिख दिए यहाँ पे ए इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। कैसे आया है, ये वाला ऑपरेशन लगाने से आया है। अब ये वाला ऑपरेशन लगाने से क्या फ़ायदा हुआ है, आपकी पहली रो के पहला कॉर्नर पे या पहला एलिमेंट जो आपके पास क्या बन गया या पी एलिमेंट क्या बन गया, वन बन गया है। अब वन बनाने से ये फ़ायदा होगा, जो मैंने ऐसे आपको पहले यहाँ पे भी बात की थी कि हमने नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो बनाने हैं, तो पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो या पिवट एलिमेंट जो है किसी भी रो नॉन जीरो का पिवट एलिमेंट वन बनाने से ये फ़ायदा होता है कि उस वन की मदद से हम जो है वो उसके ऊपर या नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जीरो बनाना जो हमारे लिए आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, रो ऑपरेशन लगाने से। और वो रो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे अब आप याद करें, देखिए ज़रा, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है वन, और हमने क्या करना है, -4 की जगह भी हमने ज़ीरो बनाना है और 6 की जगह भी हमने ज़ीरो बनाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं -4 की, कि -4 की जगह जो है वो ज़ीरो कैसे बनेगा। अब वो सोचिए कि -4 में कौन सा नंबर अगर हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद हमें जो है वो ज़ीरो मिलता है। तो ये कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, -4 में अगर आप +4 ऐड करेंगे तो आपको आंसर जो है वो ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब -4 में +4 ऐड करने से हमें ज़ीरो मिल सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जिस रो का ये पिवट एलिमेंट वन आ रहा था जिसके नीचे आप लोगों ने ज़ीरो बनाना था यहाँ पे, आप क्या करेंगे उस रो को +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, R1 है। आप क्या करेंगे R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आप लोगों ने साइड पे रफ वर्क में करना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि R1 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको क्या आंसर मिलेगा, 4 8 और -20। ठीक है, ये क्या किया हमने, R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दी ये वाला। उसके बाद क्योंकि हमने ज़ीरो कहाँ बनाना था, यहाँ पे बनाना था, R2 के एलिमेंट को ज़ीरो बनाना था और 1 के नीचे जो एलिमेंट था उसको ज़ीरो बनाना था। तो हम क्या करेंगे, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या कर देंगे, R2 में ऐड कर देंगे। तो ये वाला यहाँ पे जो है वो रो ऑपरेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में ऐड कर दिया है। तो ये हमने R1 को 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है।
ये वाला यहाँ पे R1 को 4 मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको R2 में ऐड करेंगे। R2 में ऐड कैसे करना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एक एलिमेंट रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम लोगों ने ऐड करना है। ऐड करके देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। ये जो 4R1 का पहला एलिमेंट है +4, इसको R2 में जब ऐड करेंगे तो R2 के पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे, और जब आपका -4 ये वाला -4 +4 में ऐड होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे R2 की जगह पहला नंबर क्या बन जाएगा 0। उसके बाद R2 का सेकेंड एलिमेंट 1 है, ये 4R1 के जब सेकेंड एलिमेंट 8 में ऐड होगा तो 1 + 8 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा आपके पास। तो ये R2 का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। उसके बाद R2 का तीसरा एलिमेंट -6 है, इसको हम ऐड करेंगे -20 में। जब -6 -20 में ऐड होगा तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा -26। तो अब नोट करें अब यहाँ पे कि R2 + 4R1 ये रो ऑपरेशन लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि 1 के नीचे ये जो -4 था ये वाला, उसकी जगह 1 के नीचे क्या बन गया है 0 बन गया है। अब 0 बनने से अगेन क्या फ़ायदा हुआ है, 0 बनने से ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा जो पिवट एलिमेंट था पहली रो का जो कि 1 था, उसके बाद जो अगली रो आ रही है नॉन ज़ीरो रो आ रही है, उसका पिवट एलिमेंट जो है पिछले वाली रो के पिवट एलिमेंट से आगे चला जाएगा। ठीक है, पिवट एलिमेंट किसको कहते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, पहले नॉन जीरो एलिमेंट को कहते हैं पिवट एलिमेंट। दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या बन गया, वो क्या हो गया है, अब उससे पिछली रो जो है उससे एक स्टेप जो है आगे बन गया। और ये हमें चाहिए किसी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि जब भी आगे वाली कोई रो आए नॉन जीरो रो आए, उसका जो पिवट एलिमेंट या जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो उससे पिछली वाली जो रो है उसके पहले नॉन जीरो एलिमेंट से आगे ही होना चाहिए। वो आगे तब भी हो सकता है जब उसके नीचे वाला एलिमेंट जो है हम जीरो बना दें। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, 1 के नीचे वाला एलिमेंट जो है वो जीरो बना दिया है। इससे में जो है वो ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो दूसरी रो थी उसका पिवट एलिमेंट जो है वो पिछले वाली रो के पिवट एलिमेंट से एक स्टेप जो है वो आगे की तरफ हो गया या राइट साइड पे हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट यही क्राइटेरिया हम लोगों ने तीसरी रो को भी देखना है, क्योंकि तीसरी रो का भी पिवट एलिमेंट जो है वो उससे पिछली वाली जो रो है उससे एक स्टेप आगे होना चाहिए। इसलिए मैं ये नोट करेंगे यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है, 6 की जगह भी जो है आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि 6 की जगह 0 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 6 ही है तो क्या होगा। अब नोट करेंगे कि अब जो तीसरी रो है ये वाली, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या बनेगा 6 है, और जो उससे पिछली वाली रो है इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 9 है। तो वो क्या है 6 जो है वो इस 9 से आगे नहीं है बल्कि इससे पीछे है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, फिर इसको जो है वो पहले नॉन जीरो एलिमेंट को जो है वो आगे करना पड़ेगा। आगे कैसे होगा, पहला नॉन जीरो एलिमेंट जब यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे भी 0 हो, उसके अलावा ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे भी 0 बने, और इन दी एंड आपका जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपकी जो तीसरी रो है उसका वो क्या क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा तो आपकी ये वाली तरतीब जो बन जाएगी जो कि शेयर्स टाइप की बनती है कि पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट पहले नंबर पे है, दूसरी का दूसरे तीसरे नंबर पे, इस तरह इसके बाद तीसरी का जो है वो उससे आगे है। इस तरह की सिचुएशन जो आपकी जो है बन जाएगी नॉन जीरो एलिमेंट की या पिवट एलिमेंट की, और ये सिचुएशन जो आपकी बननी चाहिए तभी आपका मैट्रिक्स जो है वो एशेलॉन फॉर्म में होगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया है, जो पहला पिवट एलिमेंट था उसके नीचे वाला एलिमेंट -4 को 0 किया है। जिस तरह -4 को हमने 0 किया इसी तरह जो है वो हम क्या करेंगे 1 के नीचे ये जो 6 आ रहा है इसको भी 0 करेंगे। अब हमने सोचेंगे कि 6 को हम 0 कैसे कर सकते हैं। आपको पता है 6 में अगर हम जो है वो -6 ऐड करें तब हम जो है वो 6 को 0 कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 6 में से अगर हम जो है 6 को माइनस करें तब हम जो है 6 को जो है वो 0 बना सकते हैं। अब क्या करना होगा हमें, हम क्या करेंगे, ये जो R1 है यहाँ पे फर्स्ट रो उसके 1 को यूज़ करते हुए हम जो है वो इस 6 को 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, हम R1 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि पता मैंने भी आपको बताया कि 6 में से 6 को माइनस करना है तभी 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 6 से माइनस करना है वो 1 से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, R1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या करेंगे इस 6 में से जो है वो R1 को या R3 में से जो है वो R1 6 R1 को माइनस करेंगे तो 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, इन दी एंड आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या ऑपरेशन लगाना है, R1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये जो R3 है इसमें से आपने क्या करना है 6 R1 को माइनस कर देना है। ठीक है, ये साइड पे आपने रफ वर्क में करना है। क्या करेंगे, R1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब ये जो R1 है इसमें से 1 2 और -5 में से 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपके पास यहाँ पे 12 आएगा, और जब -5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा यहाँ पे -30। ये आपके पास किसका आंसर आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ रहा है 6R
1 का आंसर आ रहा है। अभी 6R1 को क्या करना है हम लोगों ने, R3 में से माइनस करना है, ठीक है। अब R3 में से 6R1 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने का मैं आपको बताया ये ऐड या माइनस आप लोगों ने कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोगों ने प्लस या माइनस करना होता है। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो R3 में से 6R1 को माइनस करना है। ये आपके पास यहाँ पे 6R1 लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको लिखा नजर आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। यहाँ पे R3 का पहला एलिमेंट कौन सा है, 6, इसमें से 6R1 के पहले एलिमेंट को माइनस करेंगे तो वो भी क्या है, 6 है। तो 6 में से जब 6 एलिमेंट माइनस माइनस होगा, पहले एलिमेंट में से जब पहला एलिमेंट माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 3 है। तो 3 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 12 ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये आपका आंसर -9 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरे नंबर की जगह क्या बन जाएगा, -9। उस तरह -4 में से जब आप -30 को माइनस करेंगे तो -4 माइनस -30 ये आपके पास बन जाएगा -4 प्लस 30। और -4 प्लस 30 या 30 -4 किसकी इक्वल होता है, वो 26 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 26 ही आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने रफ वर्क पे साइड पे करनी है। तो ये आप लोगों ने आपके सोल्यूशन जो एक्चुअल आपका सोल्यूशन जैसे जो कि आपको जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एक्चुअल सोल्यूशन में आप लोगों ने का ये वाली कैलकुलेशन जो है वो नहीं करनी, इससे आपका सोल्यूशन जो है वो गंदा गंदा या ख़राब हो जाएगा। और तो आप लोगों ने सारी कैलकुलेशन जो इस तरह रफ वर्क पे या साइड पे लाइन लगा लें, वहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, ताकि आपका जो मेन कैलकुलेशन या सोल्यूशन है वो आप लोगों का एक साइड पे ही रहे। तो ये क्या किया मैंने, फिलहाल जो है वो 3 रो ऑपरेशन अब तक मैं लगा चुका हूँ। एक रो ऑपरेशन कौन सा लगाया था, सबसे पहले एक रो ऑपरेशन ये लगाया था कि पहली और तीसरी रो को आपस में इंटरचेंज किया था इस मैट्रिक्स की। उससे क्या फ़ायदा हुआ था, उससे ये फ़ायदा हुआ था कि आपका जो स्टार पे जो है वो 1 आ जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले ऑपरेशन लगाया था। उसके बाद 2 ऑपरेशन और लगाए थे, जो वो कैसे लगाए थे कि इसमें 1 को यूज़ करते हुए मैंने उसके नीचे जो -4 और +6 था उसको 0 बनाया है। R1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड किया तो ये -4 0 हो गया, बाकी एलिमेंट्स भी चेंज हो गए। उसके बाद R1 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया और उसको जब R3 में से माइनस किया तो ये 6 भी आपके पास 0 बन गया और बाकी एलिमेंट्स भी क्या बन गए, उसी के करस्पॉन्डिंग जो है वो चेंज हो गए। तो ये फिलहाल 3 ऑपरेशन लगा दिए मैंने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तभी तो फिलहाल आपकी जो है वो एशलोन फॉर्म जो है वो अभी तक फिलहाल नहीं बनी। एशलोन फॉर्म क्या होती है कि नॉन जीरो सबसे एंड पे हो और जो पिवट एलिमेंट है जैसे जैसे आप अगली नॉन जीरो रो की तरफ बढ़ते जाएं, पिवट एलिमेंट भी आपका आगे की तरफ होता जाए। तो फिलहाल यहाँ पे देखें तो ये पहली रो का पिवट एलिमेंट है। उसके बाद जो दूसरी रो का पिवट एलिमेंट है वो इससे आगे ही है, लेकिन जो तीसरी रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है वो भी फिलहाल ये वाला बन रहा है, जो कि इसके पीछे जो पिछली जो रो है R2 है उससे आगे नहीं है बल्कि उससे नीचे है। ये उससे आगे होना चाहिए। अब आगे कैसे होगा, जब इसके नीचे जो है वो 0 बन जाए, जब ये जो 9 है 9 के नीचे वाला एलिमेंट जो है वो अगर 0 बन जाए तो तभी उसके नीचे जो तीसरी रो है उसका पिवट एलिमेंट जो है फिर 9 से आगे चला जाएगा। अब हमें फिर क्या करना होगा, अब ये जो दूसरी रो का पिवट एलिमेंट है इसके नीचे में जो है फिर ये वाला एलिमेंट जो है इसको 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन 0 कैसे बनाएंगे, अब मुझे इससे ऊपर वाले रो को यूज़ करते हुए नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना सकते हैं क्या, पहले देखें 9 को 0 बनाना कैसे है, सॉरी -9 को 0 कैसे बनाना है। -9 को 0 तब बनाएंगे जब आप -9 में आप क्या करें, +9 ऐड करें। तब आप क्या कर सकते हैं, 9 + 9 कैसे ऐड करेंगे, या तो आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वहाँ से 9 बनाएं, फिर उसको जो है R3 में ऐड करके इस -9 को 0 बनाएं। या फिर अगर आप डायरेक्टली किसी रो एक रो को जो है दूसरी रो में इस R3 में ऐड करके अगर आप इस -9 को 0 कर सकते हैं तब भी जो है वो अच्छी बात है। जैसे देखिए हमें पहले जो हम लोगों ने ऑपरेशन लगाए हैं, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे -4 को जब हमने 0 बनाया है तो क्या किया है, R1 को हमने +4 से मल्टीप्लाई किया। तो जब यहाँ पे 1 जो है 4 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आपको 4 मिलता है, ये वाला 4 इस -4 में ऐड होता है और आपको यहाँ पे आंसर जो है 0 मिल जाता है। तो हमने क्या किया, उससे जो ऊपर वाली रो थी उससे जो ऊपर वाला एलिमेंट था उसको किसी ऐसे नंबर उस रो को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया था कि ऊपर वाले एलिमेंट से वो वाला एलिमेंट मिल गया जिससे नीचे वाला एलिमेंट 0 बन जाता है। तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो है वो उस करस्पॉन्डिंग रो में ऐड कर लिया जिसमें किसका एलिमेंट हम लोगों ने 0 बनाना था। इस तरह यही जो है वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यहाँ पे हमने हमें -9 की जगह जो है वो 0 चाहिए। तो इससे अगर ऊपर वाली जितनी भी रो है इनमें से किसी एक रो को किसी ऐसे नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है +9 मिल जाए, तो हम उस +9 को जो है फिर क्या करेंगे, इस नीचे वाले रो में ऐड करके हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ऊपर वाली रो है उसमें +9 जो है पहले से मौजूद है। आप क्या करें, जस्ट जो तीसरी रो है ये वाली तीसरी रो, इसमें
R2 जो है वो उसको ऐड कर दें, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि आप क्या करें, जो R2 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो R2 ही रहेगी। फिर वो जो आपका आंसर आएगा उसको जो है वो R3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये करना या ये करना ये एक ही बात है, ये दोनों ऑपरेशन जो है वो एक ही हैं। R2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको R3 में ऐड करें, या सिंपली R2 को R3 में ऐड कर दें। ये दोनों ऑपरेशन जो है वो सेम ही है। और ये ऑपरेशन कौन सा है, ये आपका रो ऑपरेशन वाला तीसरा ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, R2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, किसी नाजुक नंबर से मल्टीप्लाई किया, और उसको R3 में ऐड किया है। तो क्योंकि R2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो R2 ही रहती है, तो इसलिए हम इसको सिंपली जो है वो R3 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका तीसरा ऑपरेशन है जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो वाला यूज़ करेंगे हम। ये जो R2 लिखी हुई है हमें पता है यहाँ पे इसमें 9 पहले से ही मौजूद है, और हमें यही पता है इस 9 को अगर हमने इस -9 में ऐड कर दिया तो ये -9 की जगह हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन लगा देंगे यहाँ पे कि R3 में जो है वो R2 को ऐड करेंगे। तो R3 आपके पास ये वाली है, इसमें आप R2 को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, इसका जो पहला एलिमेंट है इसको इसके पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे, तो 0 में 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0। उसके बाद इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसको इसके दूसरे एलिमेंट में ऐड करेंगे, तो 9 को जब नीचे वाले 9 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 प्लस -9 वो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ये जो -26 है इसको +26 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास फाइनली अब आपने ये वाला ऑप्शन लगाया R3 प्लस R2, तो आपका जो मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस होके इस शेप में आ गया है। अब ये यहाँ पे देखें तो ये आपकी जो है वो एशेलॉन फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला मैट्रिक्स जो आपके पास यहाँ तक जो है वो ये एशेलॉन फॉर्म में जो है वो बन गया है, ठीक है। कैसे बन गया है, जितनी जो भी आपके पास जो है वो 0 रोज़ थी वो क्या आ रही हैं, वो एंड पे आ रही हैं, और जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ थी वो क्या आ रही हैं, ऊपर ही आ रही हैं। और उसके अलावा देख सकते हैं कि जो नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही हैं उनका जो पिवट एलिमेंट है, इसका पिवट एलिमेंट ये है, इसका पिवट एलिमेंट ये है। तो जो बाद वाली रो आ रही है उसका पिवट एलिमेंट जो है पीछे वाली रो थी उससे आगे ही, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप इस तरह लगा देखना चाहिए, देखिए उससे क्या है, आगे ही है। तो ये वाली क्या आपके पास जो है वो एशलोन फॉर्म जो है वो बन गई है यहाँ तक। अब यहाँ तक जो है वो आपका सोल्यूशन जो है वो काफ़ी हो गया है। उन्होंने फर्दर नेक्स्ट जो है वो और सिंप्लीफाई कर दिया है कि उन्होंने पिवट एलिमेंट जो 9 था उसको भी जो है वो 1 बना दिया है। तो 9 को हम जो है 1 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम जो दूसरी रो है सेकंड रो है उसको अगर हम 1/9 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका रो ऑपरेशन वाला सेकंड ऑपरेशन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जो सेकंड रो थी उसको 1/9 से मल्टीप्लाई किया है। जब 1/9 से मल्टीप्लाई किया सेकंड रो को, तो 0 को जब 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। 9 को जब 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट होने के बाद 1 बन जाएगा। और -26 को जब आप 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -26/9 बन जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, ये एशलोन फॉर्म ही है। जितनी भी जीरो रोज़ हैं वो एंड पे ही हैं, नॉन जीरो रोज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ लिखी हुई हैं, और हर पिवट एलिमेंट जो है वो उस हर रो का जो पिवट नॉन जीरो रो का जो पिवट एलिमेंट है उससे जो पिछली वाली रो है उसके पिवट एलिमेंट से आगे ही है। तो ये भी आपके पास सोल्यूशन आपका वैसे यहाँ तक कम्प्लीट हो गया है कि यह आपका मैट्रिक्स जो है एशलोन फॉर्म में चेंज हो गया है। अगर आपको ये को स्टेप और करना चाहते हैं, आप पिवट एलिमेंट को 1 बनाना चाहते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। तभी आपका यहाँ तक मैट्रिक्स जो है ये भी क्या बन जाए, एशलोन फॉर्म में चेंज हो गया है। लेकिन ये याद रखें ये रिड्यूस एशलोन फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये वाली जो फॉर्म बन गई आपके पास, ये वाली फॉर्म कह लें या ये वाली फॉर्म कह लें, ये आपके पास एशलोन फॉर्म बनी है, ये रिड्यूस एशलोन फॉर्म नहीं बनी। रिड्यूस एशलोन फॉर्म में क्या होता है, पिवट एलिमेंट 1 होने के साथ साथ जो पिवट एलिमेंट वाला कॉलम होता है या पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो भी 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आपके पास एशलोन फॉर्म बना हुआ है, इसका जो पिवट एलिमेंट 1 है ये वाला, इसका ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो 0 नहीं है। अगर इसको हम 0 बना देंगे 2 का भी रो ऑपरेशन लगा के, तब आपका जो मैट्रिक्स इन दी एंड आपको मिलेगा वो फिर आपको रिड्यूस एशलोन फॉर्म जो है वो में मिलेगा। अदरवाइज फिलहाल ये जो है वो आपके पास एशलोन फॉर्म है मैट्रिक्स की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने देखा है रिड्यूस एशलोन फॉर्म में भी इसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ एशलोन फॉर्म की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट आप लोगों को समझाने के लिए इसी मैट्रिक्स को जो है वो क्या किया है, रिड्यूस एशलोन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने जैसे भी आपको बताया था, अगर हम इस 2 को भी 0 बना दें तब आपका ये जो मैट्रिक्स इंडियन क्या बन जाएगा, वो रिड्यूस एशलोन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब आप देखें कि इस 2 को हमने अगर 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये 2 0 तब बनेगा अगर इस 2 में से हम क्या करें, 2 को माइनस करें। 2 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हमें 2 में से 2 को माइनस करना होगा, तो 2 में से 2 का कैसे माइनस करेंगे, उससे ऊपर नीचे वाला देख लें।
रो देख लें कि उससे ऊपर नीचे वाली रो में जो एलिमेंट लिखा हुआ है उससे आप 2 कैसे बना सकते हैं। तो इस 2 के नीचे जो 1 लिखा हुआ है इससे हम 2 इस तरह बना सकते हैं कि इस पूरी की पूरी रो को हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इस पूरी की पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह 2 बन जाएगा। उसको जब हम R1 से माइनस करेंगे तो वो जो यहाँ पे 2 बनेगा आपका, वो इस R1 के 2 में से माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो है वो इस 2 की जगह जो है वो 0 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे किया हुआ है देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया है, बाय अप्लाइंग R1 माइनस 2 R2। क्या किया हुआ है, जो सेकंड रो है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 2, और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा -52/9। ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद जब आपने R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको आपने क्या करना है, R1 में जो है वो ऐड करना है। ये आपके पास जो R1 लिखी हुई है इसमें आपने क्या करना है, R1 में से माइनस करना है, क्योंकि हमने 2 में से 2 को माइनस करना तभी 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका 2 बना हुआ है आपका सेकंड नंबर के। इस 2 को अगर आप इस 2 में से माइनस कर दे जो R1 के में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो आपका 0 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, R1 में से जो है हम 2R1 को जो है वो -2R2 को सॉरी जो है वो माइनस करेंगे। तो माइनस करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है। जब R1 के पहला एलिमेंट जो कि 0 है, पहला एलिमेंट 0 है, उसमें से अगर हम इस 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी R1 का पहला एलिमेंट 1 है, उस R1 के पहले एलिमेंट 1 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद R1 का जो दूसरा एलिमेंट +2 है, उस 2 में से अगर हम इस 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह R1 का जो तीसरा एलिमेंट है -5, अगर हम उसमें से जो है वो -52/9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास ये वाला +7/9 आ जाएगा। ठीक है, तो -5 में से जब आप माइनस करेंगे -52/9 को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -5 + 52/9। तो ये एलसीएम लेके जाओ, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/9। तो ये आपने क्या किया है, ये वाला ऑपरेशन लगाया है R1 - 2R2। ये ऑपरेशन लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें जो है वो पिवट एलिमेंट जो कि 1 आ रहा था उसके नीचे ऊपर और नीचे वाले सारे एलिमेंट के बन गए हैं 0 बन गए हैं। अब आपका ये जो मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स जो है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कैसे हो चुका है, सारी की सारी 0 रोज जो हैं वो एंड पे आ रही हैं। जितनी भी नॉन 0 रोज थी उनका पिवट एलिमेंट देख लें, उनका पिवट एलिमेंट जो है 1 है। और जो नॉन 0 एलिमेंट हैं उनकी उनसे जो पिछली वाली एलिमेंट नॉन 0 रोज हैं उनका पिवट एलिमेंट जो है वो उससे आगे ही है, रेड साइड पे है। इस तरह की आप जो है वो लाइन लगा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका नॉन 0 एलिमेंट जो है वो हर आने वाली रो का नॉन 0 एलिमेंट जो है वो उससे पिछली रो से, पहला नॉन 0 एलिमेंट जो है उससे पिछली रो से आगे ही है। और उसके अलावा जो पिवट एलिमेंट है उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट जो है सारे के सारे जो है वो 0 बन रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि पिवट एलिमेंट नहीं है तीसरी रो में, इसलिए उससे वहाँ पे जो अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम मिल रहा है तो उसके सारे एलिमेंट 0 है या नहीं, ऊपर वाले नीचे एलिमेंट 0 है या नहीं, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ यही है कि अगर आपको जो पिवट एलिमेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है पिवट एलिमेंट, यहाँ पे 1 है पिवट एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है पिवट एलिमेंट, तो जो पिवट एलिमेंट आपका आ रहा है उस पिवट एलिमेंट के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए और पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए अगर आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये फाइनली आपका मैट्रिक्स जो है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो क्वेश्चन में वैसे सिर्फ यही था कि आप लोगों ने गिवन मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। ये तो एक तरह की एक एग्जांपल कि किसी मैट्रिक्स को, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन दिया गया है तो उसको आप एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे कर सकते हैं।